हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का रैंक बूस्टर सीरीज में। आज यहाँ पे हम लोग रैंक बूस्टर सीरीज में डिस्कस करेंगे एम फेज को। क्लियर है? देखो, एम फेज की अगर बात करता हूँ तो एम फेज का मतलब होता है सेल डिवीजन। क्या होता है? सेल डिवीजन, क्योंकि एम फेज में ही सेल का डिवीजन होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब अगर हम लोग एम फेज के बारे में बात करते हैं तो एम फेज में दो फेज होता है। ठीक है, पहले फेज को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, दूसरे फेज को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब अगर हम लोग कैरियोकाइनेसिस के बारे में बात करते हैं तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब न्यूक्लियर डिवीजन होता है और साइटोकाइनेसिस का मतलब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब अगर हम लोग कैरियोकाइनेसिस के बारे में बात करते हैं तो कैरियोकाइनेसिस में चार फेज होता है। ठीक है, पहले फेज को प्रोफेज कहते हैं, दूसरा मेटाफेज, तीसरा एनाफेज, चौथा टीलोफेज। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? और इन चारों फेज को याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक है, पीएम आज ताली बजाएगा। क्लियर है? पी फॉर प्रोफेज, एम फॉर मेटाफेज, ए फॉर एनाफेज, टी फॉर टीलोफेज। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब हम लोग दूसरा बात करेंगे इंटरफेज के बारे में। क्लियर है? क्योंकि हम जानते हैं कि सेल साइकिल में दो फेज होता है। ठीक है, एक इंटरफेज होता है, दूसरा एम फेज होता है। ठीक है, जो अब अगर हम लोग इंटरफेज के बारे में बात करते हैं तो इंटरफेज में तीन फेज होता है। ठीक है, पहले फेज को G1 फेज कहते हैं, दूसरा एस फेज होता है, तीसरा G2 फेज होता है। बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इन तीनों फेज को हम लोग एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जीवन फेज के बारे में। क्लियर? देखो, जीवन फेज को हम लोग गैप वन फेज कहते हैं। क्या कहते हैं? गैप वन फेज कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब अगर मैं जीवन फेज के बारे में बात करता हूँ तो जीवन फेज में मैं टोटल 4 पॉइंट याद रखना। पहला, जीवन फेज जो होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? जीवन फेज के बारे में बात करता हूँ तो जीवन फेज लाइज बिटवीन एम एंड एस फेज। जीवन फेज होती है वो एम फेज और एस फेज के बीच में लाई करती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? जीवन फेज के बारे में बात करता हूँ तो जीवन फेज में आरएनए एंड प्रोटीन आर सिंथेसिस, यानी कि जीवन फेज में आरएनए एंड प्रोटीन की सिंथेसिस होती है और मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल्स डुप्लीकेशन। ठीक है, ज़्यादातर जो ऑर्गेनल्स होती है उसकी डुप्लीकेशन जो है वो जीवन फेज में होती है। बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब हम लोग बात करेंगे एस फेज के बारे में। क्लियर है? देखो, एस फेज के बारे में बात करते हैं तो एस फेज को हम क्या कहते हैं? सिंथेसिस फेज कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? और एस फेज में दो चीज़ें हमें याद रखना है। पहला, एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और दूसरा सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है। बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? केमिकल के लिए हम लोग रेप्लिकेशन टर्म का यूज करते हैं और ऑर्गेनल्स के लिए हम लोग डुप्लीकेशन टर्म का यूज करते हैं। ये पॉइंट भी हमें याद करना होगा। क्लियर है? अब अगर हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन और सेंट्रल डुप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं तो ये दोनों जो घटनाएं होती है ना वो सेल के अंदर एक साथ चलती है, बट ये दोनों का साइट अलग अलग है। डीएनए का रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में होता है और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन साइटोप्लाज्म में होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब हम लोग एस फेज को ना थोड़ा सा और डिटेल में समझने के लिए हम लोग एक यहाँ पे सेल का एग्जांपल लेते हैं। क्लियर है? मान लेते हैं ये हमारे पास एक सेल्स है और ये मान लेते हैं ह्यूमन सेल्स है। ठीक है, तो ये ह्यूमन की सेल्स हो गई। अब ये न्यूक्लियस हो गया और सेल्स में कितने क्रोमोजोम है? 46 क्रोमोजोम है। बात आपको ध्यान है। ठीक है, 46 क्रोमोजोम का मतलब है कि ये सेल्स कैसी है? डिप्लॉयड है। ठीक है, और डिप्लॉयड को हम लोग 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? ये सेल्स का साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में यहाँ पे हमारे पास दो सेंट्रियोल है और दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और दोनों सेंट्रियोल को एक साथ मिला के सेंट्रोसोम कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब ये जो सेल्स है ना, इस सेल्स के अंदर 46 क्रोमोजोम और 46 क्रोमोजोम के अंदर कितना डीएनए? 10 पिकोग्राम डीएनए। ये मान लेते हैं। ठीक है, कि ये 46 क्रोमोजोम के अंदर कितना डीएनए? 10 पिकोग्राम डीएनए। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर? मान लेते हैं हम। ठीक है, अब ये सेल्स अभी जीवन फेज में। ठीक है, जीवन फेज से कहाँ पे जाएगी? एस फेज में जाएगी और एस फेज से फिर कहाँ पे जाएगी? G2 फेज में जाएगी। बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? जब ये सेल जीवन फेज से एस फेज में जाएगी तो एस फेज में दो चीज़ें होती है। पहला, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, दूसरा सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है। ठीक है, जब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब डीएनए का जो अमाउंट है वो डबल हो जाएगा। पहले डीएनए का अमाउंट कितना था? 10 पिकोग्राम था। अब जब ये सेल्स एस फेज को क्रॉस करके G2 फेज में जाएगी तो सेल के पास कितना अमाउंट हो जाएगा डीएनए का? 20 पिकोग्राम हो जाएगा। बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर? पहला चीज कंप्लीट हो गया। दूसरा, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होगा। सेंट्रियोल डुप्लीकेशन का मतलब सेंट्रोसोम डबल हो जाएंगे। पहले सेल्स के पास दो सेंट्रियोल थे, अब सेल्स के पास कितने होंगे? 4 हो गए। बात आपको ध्यान रखना। ठीक है, बट यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है कि सेल के अंदर जो क्रोमोजोम का नंबर है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, पहले भी सेल्स के अंदर 46 क्रोमोजोम था और बाद में भी सेल्स के पास कितने क्रोमोजोम? 46 क्रोमोजोम है। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब हम लोग बात करेंगे G2 फेज के बारे में। ठीक है, देखो, G2 फेज को हम लोग गैप टू फेज कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और G2 फेज में हमें एक पॉइंट याद रखना है। G2 फेज में क्या होता है? आरएनए एंड प्रोटीन आर सिंथेसाइज। यानी कि इंटरफेज के बारे में बात करते हो तो इंटरफेज के G1 फेज में और G2 फेज में क्या होता है? आरएनए एंड प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब हमारी बॉडी के बारे में बात करता हूँ तो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स हैं जो डिवाइड नहीं करती, जैसे हार्ट सेल्स, मसल सेल्स, नर्व सेल्स के बारे में बात करता हूँ तो डू नॉट डिवाइड। ये सेल्स कभी भी डिवाइड नहीं करती है। बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? बट सम सेल्स डिवाइड ओकेजनली, बट कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं जो जरूरत पड़ने पर डिवाइड कर सकती है। नॉर्मली डिवाइड नहीं करती बट जरूरत पड़ने पर डिवाइड कर सकती है। जैसे स्किन सेल्स के बारे में बात करता हूँ तो ये नॉर्मली सेल्स जो है वो डिवाइड नहीं करती है, बट जब जब हमें चोट लगती है, कट लगती है, तो वहाँ पे सेल्स ये डिवाइड करती है और डिवाइड करके घाव भरने का काम करती है। बात आपको ध्यान
ध्यान रखें, ठीक है। तो ये दोनों सेल्स की अगर बात करता हूँ तो ये दोनों जो सेल्स होते हैं वो नॉर्मली डिवाइड नहीं करते हैं, और ये सेल्स क्या करते हैं, सेल साइकिल के जीवन फेज से बाहर निकल जाते हैं और एक इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं, और उस स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, जीनोट फेज कहते हैं या क्यूसेंट स्टेज कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पे माइटोसिस के बारे में बात करेंगे, क्लियर है। देखो, अगर हम लोग माइटोसिस के बारे में बात करते हैं तो माइटोसिस को हम लोग माइटोटिक डिवीजन कहते हैं या फिर इसे इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होता है। बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब माइटोसिस सबसे पहले हम लोग प्लांट्स में देखेंगे, उसके बाद हम लोग एनिमल्स में देखेंगे, क्लियर। अगर मैं प्लांट्स के बारे में बात करता हूँ तो प्लांट्स के हैप्लॉइड सेल्स और डिप्लॉइड सेल्स दोनों सेल्स में माइटोसिस होती है, इसलिए प्लांट्स में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाए जाते हैं। बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अब अगर हम लोग एनिमल्स के बारे में बात करते हैं तो एनिमल्स में माइटोसिस केवल और केवल डिप्लॉइड सेल्स में होती है। कहाँ पे होती है, केवल और केवल डिप्लॉइड सेल्स में होती है। बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। बट एनिमल्स के केस में एक एग्जांपल याद रखना है, मेल हनी बी, ठीक है। मेल हनी बी को ड्रोन्स कहते हैं, क्लियर है। और मेल हनी बी एक एनिमल्स है और इसके हैप्लॉइड सेल्स में भी माइटोसिस होता है। बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। हैप्लॉइड सेल्स को एन से रिप्रेजेंट करते हैं और डिप्लॉइड सेल्स को 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एम फेज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अब आपका काम है इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करना है, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना, बहुत अच्छा लगता है तो कमेंट करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।